हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे थे अपना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना होती क्या है, ठीक है, उसमें लेंज लॉ क्या होता है वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी हम करेंगे, देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास फिनोमिना क्या होती है, जिसमें हमने बताया था कि व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स across the area of the closed circuit, then there will be an induced EMF and hence induced current. okay, और उस करंट की जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमने लेंज लॉ से पता किया। हमने कुछ लास्ट लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स भी करे जिससे हमें ये क्लियर हुआ कि किस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की। ठीक है, अब बात आती है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे, देखिए, कहानी है वहाँ से शुरू होती है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा। ठीक है, फिर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी करंट होना चाहिए, ऐसा रिवर्स सोचा गया। ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश हुई या एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि रिसर्च करने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट इंड्यूस हो जाए। तो वो फाइनली फैराडे ने हमें बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना को कि किस तरह से EMF इंड्यूस होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, कि किस तरह से करंट इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। राइट, तो वो जो लॉज दिए, तो उसमें जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हमारा फर्स्ट लॉ होता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, वो क्या बोलता है, सेम जो इंडक्शन की स्टेटमेंट है, व्हेन एवर, या आप लिख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही फैराडे का फर्स्ट लॉ है। व्हेन एवर देयर इज ए चेंज इन magnetic flux across the area of closed circuit, across the area of closed circuit, then there will be an induced EMF and hence induced current। अगर EMF इंड्यूस होगी किसी सर्किट में तो वहाँ करंट भी होगा। ठीक है, यही हमारा फर्स्ट लॉ है फैराडे का, जो कहता है कि मीन्स एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो स्टेटमेंट है वही हमारे पास क्या है, फर्स्ट लॉ है। ठीक है, चलिए, अगर करंट या EMF इंड्यूस होती है ये तो पता चल गया, बट कितनी होती है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, दिस इज गिवन बाय द सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ हमें क्या बताएगा, ये कहता है कि जो EMF इंड्यूस होती है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। रेट का मतलब है कि फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है या बहुत जल्दी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे रिमाइंड करवाऊं कि ये मैग्नेट थी जो इसकी तरफ आ रही थी, अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है, इस रिंग की तरफ, तो इसके अंदर फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगी तो इस एरिया में क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर फ्लक्स बढ़ने का जो रेट है वो देखें तो किस पे डिपेंड करेगा,
इस मैग्नेट की मोशन पे। अगर ये मैग्नेट बहुत जल्दी से इसकी तरफ आ गई तो इसमें जल्दी से फ्लक्स बढ़ जाएगा, तो टाइम कम लगा। अगर ये मैग्नेट धीरे धीरे आ रही है तो इसमें फ्लक्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो मीन्स टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो तेज़ी से आएगी इसकी तरफ फास्टली, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स बढ़ेगा वो ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, मतलब बढ़ने का जो रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर ये धीरे धीरे आएगी तो जो बढ़ने का रेट है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मीन्स फ्लक्स का जो चेंज होने का रेट है वो हमें बताएगा कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। ठीक है, तो ये जो सेकंड लॉ है ये हमें बताता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। मीन्स जो ईएमएफ होगी E, या उसको इस सिंबल से भी लिख लेते हैं हम, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस d∅b/dt। समझाते हैं d∅b/dt क्या है। देखो, पहली बात तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसमें 1 हो जाता है, ध्यान रखना, माइनस d∅b/dt। ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। दो चीजें यहां समझने की, एक तो नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, दूसरा ये जो d∅b है इसका क्या मतलब है। d∅b है 5b2 माइनस 5b1, मीन्स ये कहेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। d∅b क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और dt क्या है, dt है t2 माइनस t1, या इसको ये कह सकते हैं t फाइनल माइनस t इनिशियल। ये है चेंज इन टाइम। क्लियर, तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितने टाइम में। क्लियर, और जो नेगेटिव साइन है ना वो क्या बताता है, ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। सोचेंगे कि लेंज लॉ का क्या मतलब, यहां पे ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। यही तो था ना लेंज लॉ। हम ये कहेंगे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the cause which produces it। यही तो था ना लेंज लॉ अपना। सीधी सी बात है कि ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना, ये अपोजिशन से हुई एक तरह से। ठीक है, मतलब किसी के अपोजिट है ये। चाहे तो हम ये कहें अप्लाइड ईएमएफ के अपोजिट है, चाहे कहें कि जो कॉज जो ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है उसके अपोजिट है ये ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, उस कॉज के अपोजिट। तो हम इसमें देखिए E को माइनस 5b2, या सिंपली आप ये लिख लीजिए 5 2 माइनस 5 1।
बाई T2 माइनस T1। ठीक है, अगर आपको ये तो ईएमएफ इंड्यूस है सर्किट में, मान लीजिए लेट R बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिस सर्किट में ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसका रेजिस्टेंस मान लो R है, देन करंट क्या आ जाएगा, करंट इन द सर्किट वो हो जाएगा E/R। ई की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, जो भी आएगा हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमें अगर ये कैलकुलेट करना हो कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी तो हमें ये पता होना चाहिए। अब बात आती है कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। अब बात आती है कि फ्लक्स का चेंज कैसे होगा। मैं इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, देखिए फॉर्मूले का। देखिए फ्लक्स का चेंज होना, मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया था, और फ्लक्स का चेंज होना, फ्लक्स होता है B इंटू ए कॉस थीटा। याद आया? या तो एंगल चेंज होता हो, या फील्ड चेंज होता हो, या एरिया चेंज होता हो, या इनमें से कोई दो चेंज होते हो, या सारा चेंज होता हो। अगर कोई एक चेंज होता हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास इफ B चेंजेस, तो ऐसे में हमारा E आ जाता है माइनस d/dt ऑफ बी ए कॉस ऑफ थीटा। अगर ओनली B चेंज हो रहा है तो माइनस ए कॉस थीटा आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा dB/dt। और dB क्या होगा, वही B2 माइनस B1, और dt क्या होगा, T2 माइनस T1। ठीक है, अगर मान लो एरिया चेंज होता हो, इफ एरिया चेंजेस देन E इज इक्वल टू माइनस, एरिया चेंज होगा बाकी कांस्टेंट, तो माइनस B cos थीटा बाहर। ठीक है, और ये आ जाएगा dA/dt। अब यहाँ पे dA क्या होगा, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और dt क्या होगा, T2 माइनस T1। भाई या आप कहीं सोच रहे होंगे कैसे एरिया कैसे चेंज होगा। जैसे मान लो, हम एग्जांपल करेंगे इसके कुछ, कि मान लो कोई सर्कल है हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, देखिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो ये कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का कुछ अपना एरिया है, मान लो A1 है। हमने क्या किया कि इस सर्कल को स्क्वायर बना दिया। ठीक है, स्क्वायर बना दिया तो इसका एरिया कुछ अलग आएगा, मान लो A2। तो बताइए चेंज इन एरिया क्या होगा, A2 माइनस A1। और ये सर्कल से स्क्वायर बनाने में कितना टाइम लगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, dt। कितना टाइम लगा, सीधा डायरेक्ट टू dt हो जाए। मान लो कहता है कि 0.001 सेकंड में ऐसा कर दिया हमने, या 0.1 सेकंड में ऐसा किया, या 1 सेकंड में ऐसा किया, तो dt की वही वैल्यू होगी जितनी देर में सर्कल से स्क्वायर बन जाएगा। तो एरिया रख देंगे, चेंज इन एरिया A2 माइनस A1, और टाइम रख देंगे। बाकी फील्ड दिया होगा, एंगल 0 डिग्री है ही। देखिए ये हमारे पास एरिया है ना, इसका नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे ही तो होगा। तो ये 0 डिग्री या 180 डिग्री जो भी होगा हम देख लेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं कि EMF कितना इंड्यूस हुआ है, किससे, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय चेंज इन टाइम से। ठीक है, या फिर इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, सब चीज़ों को छोड़ के आप फाइनल फ्लक्स निकाल लीजिए और इनिशियल फ्लक्स, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, और ऐसा होने में कितना टाइम लगा वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, T2 माइनस T1। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, EMF इंड्यूस आ जाएगी। ठीक है, आगे हमारे पास मोशनल EMF। ठीक है, देखो मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है,
इसमें एक कोई कंडक्टर है, कोई रॉड है मेटालिक, इस तरह से, ठीक है। इसकी लेंथ है वो L है, और ये इस तरह से है, देखिए we have a metallic rod, or we can say that wire, a placed in a magnetic field such that length of rod is perpendicular is placed in a magnetic field, ठीक है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रोड रखी है, कोई नहीं, ऐसे इसमें ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना कुछ और होगा। अब क्या होगा कि मैं इसको मोशन दे देता हूँ इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी, और ये v वेलोसिटी इस तरह से प्रोवाइड की है कि ये जो लेंथ है ना वो परपेंडिकुलर मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड के। ऐसा भी वेलोसिटी दे सकते थे हम इसको, ठीक है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारे पास, इस तरह से हम इसको देंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो देखो, नाउ v is the velocity given to the rod such that length L is always perpendicular to the B। ये लेंथ जो v वेलोसिटी हमने दी है ना, इसको इस तरह से रहेगी कि इसमें जो लेंथ रहे वो ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगी। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, देखिए मैं आपको इसका पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, बस आपको रिजल्ट बताऊंगा, ठीक है। तो देन ईएमएफ इंड्यूस्ड across the ends of the rod is EMF इंड्यूस होगी BLV। आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद रखना है। कंडीशन ये है कि जो L है वो परपेंडिकुलर मूव करना चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, ध्यान से देखना, ऐसे, और हमारा ये रोड ऐसे मूव कर रहा है, ये मेरी जो फिंगर्स है ना, देखिए ऐसे हैं, रोड ऐसे, तो देखिए रोड की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर टू दीज फिंगर्स, और ये फिंगर के इसको रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर ये ऐसे मूव करे ऐसे, तो अब परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस मूव नहीं कर रही है, लेंथ तो कट भी नहीं कर रही इनको, देखो ऐसे ऐसे मूव करेगी तो देखो कट कर रही है। तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि रोड मूव्स in such a way that ये जो लेंथ है ना रोड की वो परपेंडिकुलरली कट करनी चाहिए किसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, सच दैट लेंथ ऑफ रॉड कट्स परपेंडिकुलरली to magnetic field lines, ठीक है। जो रॉड की लेंथ है वो इस तरह से मूव करनी चाहिए। देखो इसको ध्यान से समझना, ये मेरी फिंगर्स है ना, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, समझ जाइए, ठीक है। एक रोड है ऐसे, ये अगर ऐसे तो मूव करती है तो देखो फील्ड लाइंस को कट कर रही है ना ये लेंथ,
तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी कितनी, BLV। एल क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। लेकिन अगर यही रॉड ऐसे की बजाय ऐसे मूव करे तो देखो कट नहीं कर रही है फील्ड लाइंस को, कट करने मतलब ऐसे जाएगी, तब ये ऐसे आ रही है, अब कट नहीं कर रही, अब इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ये ऐसे मूव करे तब भी कट नहीं कर रही, अभी भी तो किसको कट कर रही है, नहीं कर रही ना परपेंडिकुलरली, तब भी इसमें क्या होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ये ऐसे मूव करेगी ना, ये ऐसे करे तब भी, लेकिन ये केस हम नहीं कर रहे हैं अभी, बस हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि परपेंडिकुलरली ऐसे मूव करे तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ये जो एल लेंथ है ना, देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ वो लेंथ लेनी है, जैसे मान लीजिए कोई रोड ऐसी हो जाए इतनी बड़ी, और यहां से लेके यहां तक एल लेंथ है, तो ये कंप्लीट रोड की लेंथ नहीं है ना, ये लेंथ सिर्फ वो ली है जो फील्ड में प्रेजेंट है, और हमें एल लेंथ वही लेनी है। तो लेंथ एल क्या है, लेंथ ऑफ द रोड प्रेजेंट इनसाइड द फील्ड, जो फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर जो लेंथ होती है वो लेनी है हमें इसमें। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रोड, उन्हें बता ही दिया इसमें, ये रहा वेलोसिटी ऑफ द रॉड, और बी क्या है वहां पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली कट करते हुए कोई रोड मूव कर रही है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, मींस ये रोड एज ए बैटरी बिहेव करेगी, ठीक है, और इसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और एक एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर, मींस इसके जो एंड्स है उसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, एक ईएमएफ आ जाएगी। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम, अब बात आती है कि इसमें भाई अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो, देखो फिलहाल ये न्यूट्रल है ना, और जब इसके एक एंड पे पॉजिटिव आएगा एक एंड पे नहीं, इसका मतलब इस मेटल में जो पॉजिटिव है एक एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव एक एंड पे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें चार्जेस फ्लो करेंगे, है ना, और अगर चार्जेस फ्लो करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट होगा, तो वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसमें, समझ में आई बात, तो वही हम देख लेते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट is given by Fleming's right hand rule। क्या, फिर से सुनिए, अगर ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी तो मैंने कहा इसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दोनों एंड के अक्रॉस। तो फिलहाल तो ये न्यूट्रल है ना, जब इस पे दोनों अक्रॉस पे पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, नेगेटिव यहाँ हो जाएंगे, या फिर नेगेटिव यहाँ या पॉजिटिव यहाँ, देखेंगे वो तो कैसे क्या होगा, किस एंड को पॉजिटिव कहेंगे, इसको नेगेटिव पढ़ेंगे वो। लेकिन ये वाला जो केस है इसमें फिलहाल जब ये रेस्ट पे है तो कुछ भी नहीं है, मोशन में आएगा तब ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगे ना, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब उसमें चार्जेस फ्लो करेंगे, एक एंड की तरफ पॉजिटिव फ्लो करेंगे, एक एंड की तरफ नेगेटिव फ्लो करेंगे, और अगर ये जो चार्जेस फ्लो करेंगे तो वहां करंट तो होगा चार्ज के फ्लो होने से, और जो करंट होगा उसी की डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल देखिए, ये रूल कहता है कि स्ट्रेच आवर फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड, दिस इज राइट हैंड, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, थंब, such that these are mutually perpendicular to each other, जैसे कि हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था, सेम ऐसे ही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देन दिस फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb points the direction of motion of the conductor, and then this finger gives the direction of current induced। लिखिए इसको, according to this rule
stretch our first finger, central finger, and thumb of our right hand such that these are mutually perpendicular to each other. ये इस तरह से, ठीक है। Then first finger points the direction of magnetic field, central finger, sorry ये नहीं, direction of magnetic field, thumb gives the motion, thumb gives the motion of conductor, then central finger gives की बजाय लिखिए thumb points the motion of conductor, and then central finger gives the direction of current induced, direction of induced current. I think समझ आ गया होगा। देखिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था ना वही है, फील्ड होता था, ये भी फील्ड है, करंट होता था, ये फोर्स होता था। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करंट कैरिंग कंडक्टर पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो फोर्स बताने के लिए यूज होता है, और ये वाला करंट बताने के लिए यूज होता है जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है। तो ये कहता है कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करेगी, ये वाला मोशन को, तो ये क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां देखिए भाई हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो ये वाली उंगली इनवर्ड, मोशन को कौन बताएगा, थंब, मोशन किधर है उधर, तो थंब मोशन की तरफ, तो ये वाली फिंगर क्या बताएगी, करंट की डायरेक्शन। मींस इसमें जो करंट होगा आई वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट की डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है, या करंट किसकी डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ गए हैं तभी तो करंट भी ऊपर की तरफ है, तो अगर पॉजिटिव ऊपर की तरफ गए तो नेगेटिव नीचे की तरफ। आज समझ में आई। अगर हमें ये बताना पड़ जाए कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, एक तरह से ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ किसके पास होती थी, सोचिए बैटरी के पास, सेल के पास, तो ये जब रॉड इसमें मूव करेगी तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसके दोनों एंड के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसका मतलब है कि ये एक बैटरी बन जाएगी, और बैटरी का एक एंड पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, करंट जिसकी तरफ जा रहा है, करंट जिस एंड की तरफ फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव, और उससे अपोजिट वाला नेगेटिव, क्योंकि करंट किधर होता है, जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं। अगर पॉजिटिव इधर मूव कर गए थे पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव उधर मूव कर गए तो डेफिनेटली नेगेटिव कहाँ मूव किए हैं, नेगेटिव नीचे की तरफ, है ना। तो हम करंट के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा एंड नेगेटिव होगा। क्लियर, फिर से लगा लेते हैं। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, ये मोशन को, तो ये किसको बता देगा, करंट को बता देगा। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, मोशनल ईएमएफ। याद हमें रखना है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, BLV। V क्या होगी, वो जो कंडक्टर है उसकी स्पीड होगी मैग्नेटिक फील्ड में। L जो है वो लेंथ होगी कंडक्टर की जो फील्ड में लाई कर रही है, बाकी चाहे कंडक्टर कितना बड़ा हो। और B क्या होगा, वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये मोशनल ईएमएफ, यहाँ कौन सा रूल लगाते हैं करंट की डायरेक्शन के लिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और वहीं से हमें ये पता चल जाएगा कौन सा एंड पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशनल ईएमएफ। इसका क्या मतलब है देखिए, ये मान लो परपेंडिकुलर इनवर्ड हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक रॉड रखी गई ऐसे, ठीक है, मेटेलिक रॉड है या मेटेलिक कंडक्टर है, जिसकी लेंथ मान लो L है और इसके इस एंड पे ये फिक्स कर दी गई है, इसको कहेंगे फिक्स्ड एंड, ठीक है। देखिए फील्ड अंदर की तरफ है, विजुअलाइज करिए, ये ऐसे है, अगर मैं इस एंड को पकड़ के ऐसे घुमाऊं इसमें ऐसे, तो देखिए फील्ड ऐसे था ना, ये तो कट करेगा ना जब ऐसे घूमेगी तो, ठीक है। अगर ये ऐसे जाए तो फील्ड को कट नहीं करेगा, फील्ड ऐसे है। अब फील्ड ऐसे, ये ऐसे रोटेट करवाएंगे एक एंड से, हमने ऐसे ये ना, ये ऐसे, तो ये तो कट करेगा। तो जब हम इसको मान लीजिए इसको ना ओमेगा से घुमाया गया है, ठीक है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। कितना ईएमएफ देखिए, इसकी कुछ ना कुछ, इस एंड की कुछ ना कुछ, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ठीक है, इस एंड की लीनियर वेलोसिटी कुछ मैक्सिमम होगी और इसकी जीरो, मतलब ये जो रोड है इसकी वेलोसिटी जो या स्पीड जो है v, वो कांस्टेंट नहीं है कंप्लीट लेंथ की, इस एंड की सबसे ज्यादा है, इस एंड की जीरो है, ठीक है। तो हम ओमेगा में बात कर लेते हैं पहले कि व्हेन ए कंडक्टिंग रॉड is rotating in magnetic field B with constant angular velocity, omega, then EMF induced। तो EMF induced इसमें होगी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें लेंथ भी आ गई है, ठीक है, ओमेगा भी आ गया, बी भी आ गया। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एल क्या है भाई, लेंथ ऑफ रॉड प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। जो हिस्सा मैग्नेटिक, ये बाहर तक होती तब भी हम वही लेंथ लेते जो मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। ओमेगा हमारे पास क्या है, इसके एंगुलर। अब ओमेगा में क्या होता है कि ओमेगा हर पार्ट की सेम होती है। अगर आपने रोटेशनल मोशन का थोड़ा पढ़ा हो 9th क्लास में, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि अगर कोई सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में है तो उस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की हर पॉइंट की ओमेगा सेम होती है जितनी की उस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट की है, बट लीनियर वेलोसिटी हर पॉइंट की क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास फॉर्मूला क्या था, देखो बी एल वी, वी कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट, लेकिन इसकी जगह पे लगाना पड़े तो देखिए यहाँ वेलोसिटी कितनी, जीरो, और यहाँ कितनी, वी, तो एवरेज वेलोसिटी लेंगे हम ऐसे में। एवरेज क्या आएगा, 0 + v/2, क्या होगा, 0 + v/2। तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस पता क्या हो जाएगा, BLV/2। इसके लिए वो भी सही है, वो ओमेगा की टर्म में है, ये v की टर्म में है, ठीक है। देखो आपको ये बता दिया जाए कि ओमेगा से घूम रहा है, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ एल है। लेकिन आपको ये बता दिया जाए कि इसका एंड पॉइंट इस लीनियर वेलोसिटी के साथ है, बाकी कुछ ना दिया जाए, लेंथ दे दिया जाए फील्ड, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, हाफ बी एल बी, ठीक है। और हमें एक रिलेशन और भी पता होता है, v = r ओमेगा, यहाँ v = क्या हो जाएगा, l ओमेगा, ठीक है, याद आया हो तो v = b l और v की जगह आएगा l ओमेगा/2। देखिए वही फॉर्मूला आ गया है, हाफ b ओमेगा एल स्क्वायर,
ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास कि कौन सा एंड पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, तो भाई बताइए करंट किस डायरेक्शन में इसमें फ्लो करना चाहिए, किस डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेगा, सोचिए क्या आएगा। देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी हमें ये मिली, भाई इस जगह पे तो अलोंग द टेंजेंट ही होगी ना, अगले पॉइंट पे चेंज हो जाएगी। तो लगाते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये रहा राइट हैंड, फील्ड अंदर, मोशन किधर, तो मोशन ऊपर की तरफ है ना, फील्ड अंदर, मोशन ऊपर की तरफ, तो करंट इधर है ना, फील्ड अंदर, थंब ऊपर, तो करंट इधर। इसका मतलब आई जो है वो इस डायरेक्शन में, तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव एंड और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव एंड। समझ में आई बात? कैसे निकाला हमने किसी इंस्टेंट पे इस एंड की कोई ना कोई लीनियर वेलोसिटी तो होगी, और वो किधर होती है, अलोंग द टेंजेंट। तो अलोंग द टेंजेंट हमने मान लिया v, ठीक है। तो v इस डायरेक्शन में है और b हमारा इधर है, v ऊपर है, तो ये वाली फिंगर इधर आ रही है सेंटर की तरफ, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, करंट इधर ही फ्लो करेगा, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन बताती है ये वाली फिंगर, दिस देखो फील्ड, मोशन और करंट, करंट के वाला एंड क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला क्या हो गया नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, मोशनल ईएमएफ में अगर रोड फील्ड में रोटेट कर रही है ओमेगा वेलोसिटी से तब, या उसका एंड पॉइंट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब फॉर्मूला क्या होगा, या सिंपली वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लेंथ मूव कर रही है, रोटेट नहीं कर रही है, तो फॉर्मूला क्या होता है BLV, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडक्शन का था जिसमें हमने मोशनल ईएमएफ देखा, रोटेशनल देखा, फैराडे के लॉ, ठीक है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में